हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है इस वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय इतिहास के लिए क्वेश्चन पेपर हम देख रहे थे और पिछले पार्ट में हमने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे के प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपने इनके सॉल्यूशन नहीं देखे तो पार्ट फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। साथ ही आप चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना क्योंकि वहाँ पर और अपडेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं पेपर से पहले बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी आपके सही विकल्प हो जाएंगे, रिक्त स्थान आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सही जोड़ी ये हो जाएंगी। इनके आंसर मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी बता दिए हैं, तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लीजिए। इसका पीडीएफ साथ ही पेपर का डाउनलोड करना है तो आप वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पाँचवा क्वेश्चन, यहाँ पर एक शब्द बाकी उत्तर हो जाएंगे और इनके आंसर उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 6 है, मोहनजोदड़ो नगर की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न है, तो चलिए अब हम सभी प्रश्न एक एक करके सॉल्व करते हैं। इनके आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। तो देख लीजिए आप, मोहनजोदड़ो नगर की कोई दो विशेषताएं बतानी है, तो इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो नगर की कोई दो विशेषताएं। तो ये देखिए, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। इस नगर की मतलब इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरों आदि की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से दोनों ही आप इस प्रकार से इनके पॉइंट कर सकते हैं, विशेषताएं। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की कोई दो विशेषताएं लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी आप दो विशेषताएं इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये है सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं। एक तो लिखेंगे नगर एवं भवन निर्माण यहाँ का बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लिखेंगे एक विशेषता। आगे लिखेंगे, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ तक। सामाजिक जीवन भी वहाँ पर देख सकते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण इस सभ्यता के सामाजिक संगठन, परिवार पर डाली जाती प्रथा के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों ही आप लिख सकते हैं इसकी विशेषताएं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, जॉन मार्शल कौन थे। तीसरा यानी कि सातवां प्रश्न है, जॉन मार्शल कौन थे। तो जॉन मार्शल देख लीजिए, यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। जॉन मार्शल प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। ठीक है भाई, 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा का प्रथम पुरातत्व उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। इनका पूरा नाम सर जॉन हुबर्ट मार्शल था। ठीक है, तो इनका इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं इस प्रकार से कर सकते हैं। पहली विशेषता ये हो जाएगी, दूसरी विशेषता ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही विशेषता आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्तूपों की खोज कैसे हुई समझाइए। सभी 2 नंबर के प्रश्न है, अथवा शायद हैं। अथवा शायद इसलिए कहने को कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हो सकता है आपके सेट में कोई अन्य तरीके से क्वेश्चन आ जाए। मतलब आपका हो सकता है जैन धर्म की विशेषता उसमें पूछ ले स्तूपों की। ठीक है, तो हो सकता है, तो इसलिए सभी करके रखना है ताकि जो भी आए वो आपसे बन जाए। एक ना एक तो बनना ही चाहिए, इसलिए सभी करना रहेगा। तो स्तूपों की खोज कैसे हुई समझाइए। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं, स्तूपों की खोज कैसे हुई। प्रश्न क्रमांक 8वां है। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, स्तूपों की खोज कैसे हुई। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे स्तूपों की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है, ये स्तूपों की खोज का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जैन धर्म की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है। तो जैन धर्म की विशेषताएं चलिए हम देख लेते हैं। ये जैन धर्म की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न निकालते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, 9 देखिए, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ठीक है, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ठीक है, इतने हमने अभी यहाँ तक 6, 7 और 8 ही देख लिए। 9वां प्रश्न है, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर कौन था। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, प्रश्न क्रमांक 9 है। 9 का प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देख लीजिए, अल बिरूनी कौन था। तो चलिए देख लीजिए, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, यहाँ से आप कर सकते हैं, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुंचा। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ से इतना आंसर आपको इसको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें फ्रांसवा बर्नियर कौन थे। तो फ्रांसवा बर्नियर, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अगला इसमें पूछा गया, वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। ठीक है, तो वैदिक और पौराणिक परंपरा में अंतर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 भी देख लीजिए आप, इसका हो जाएगा ये यहाँ से आंसर। ठीक है, ये रहा इसका प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर, वैदिक और पौराणिक परंपरा में अंतर। ठीक है, अगला है इसमें
अमीर खुसरो ने अपने योगदान के लिए, मतलब किस योगदान के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो? तो प्रश्न क्रमांक 10 है, तो इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, तो अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर इसका कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11 है, उलमा कौन थे? उलमा कौन थे सूफी शब्द से क्या आशय है? दोनों प्रश्न है, तो उलमा वाला देख लीजिए, उलमा कौन थे, तो इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं उलमा कौन थे, तो ये उलमा हो जाएगा उलमा। ठीक है, उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस पारिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। और अथवा में पूछा है हमसे कौन सा? सूफी। सूफी शब्द में क्या आशय है? तो देखिए सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द सूफ से हुई है। ठीक है, तो सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह का गलीचा, जो मोटे कपड़े का बुना हुआ होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखिए पूरा आपको यहाँ से कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आपका, जाता है तक। उसके बाद देखिए विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था? तो 12वां प्रश्न देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 12। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए आप सबके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी जा रही है। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को आज। ठीक है, आज नया वर्ष है। तो देख लीजिए इसका हो जाएगा आपका, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण है? तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में पंपा देवी कौन थी? तो इसका आंसर भी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, पंपा देवी का आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप लोग देखिए वेबसाइट पे जाके इसका PDF पूरे पेपर का डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से उसको ज्वाइन भी कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था को समझाइए, अमीर गुजार कौन थे? ठीक है, अमीर गुजार कौन थे? तो जजमानी व्यवस्था को समझाना है, अमीर गुजार कौन थे? ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है जो आपका, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। जितने भी प्रश्न हैं आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं जाना है, मैं फिर कहूँगा आपसे, क्योंकि कौन सा प्रश्न आ जाए आपके सेट में। ठीक है, अमीर गुजार कौन थे? ठीक है, कौन होते थे? तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। अथवा पूछा है इसमें जजमानी व्यवस्था, फर्स्ट वाला ही पूछा जजमानी व्यवस्था, तो जजमानी व्यवस्था का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये जजमानी व्यवस्था का आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, दामिन ए कोह क्या थे? दामिन ए कोह क्या थे? तो दामिन ए कोह प्रश्न क्रमांक है हमारा 14। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये है दामिन ए कोह। ठीक है, उसके अथवा में लाठियाल क्या होते हैं? तो दोनों ही देख लीजिए, दामिन ए कोह का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और लाठियाल हो जाएगा यहाँ से इतना। ठीक है, तो ये लाठियाल वाला हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, सन 1857 का विद्रोह कब हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर देख लीजिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। सन 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ठीक है, तो आप सब पढ़ ले, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था। इस कथन के संबंध में आपको कोई दो परिणाम, ठीक है, तो ये इसमें भी है, इस क्वेश्चन का देख लीजिए, ये वाला दो कारण दीजिए, कारण देना है अपन को। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का दोनों ही है, एक ये वाला एक ये वाला, मतलब अथवा में ये 15वें प्रश्न का भी देख लिया हमने। ठीक है, 16वां प्रश्न देख लीजिए, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 16, ये रहा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप यहाँ से कर लेंगे, बहुपति और बहुपत्नी विवाह, इसमें अंतर। ठीक है, अगला देखते हैं, जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक अपना 16 है, तो ये मिल जाएगा जाति व्यवस्था, देख लीजिए, ये है आपका यहाँ से जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताना है। तो देख लीजिए, श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध। ठीक है, एक तो यही हो गया। उसके बाद देखिए आगे है एकता में बाधक। ठीक है, उसके बाद सामाजिक प्रगति में बाधक। ठीक है, तो 3 दोष इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखना है। 17वां प्रश्न देख लीजिए, त्रिपिटक
तो इसका आंसर भी देख लीजिए, यहाँ से आपको कर लेना है। त्रिपिटक की 3 विशेषताएं लिखनी है, तो 3 विशेषताएं त्रिपिटक की यहाँ से लिख सकते हैं। त्रिपिटक की पहली है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सभी अनुशासनों एवं नियमों को दर्शाता है। और दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से तीनों विशेषताएं इसकी आपको कर लेनी है। और इसमें साथ ही पूछा गया है, त्रिपिटक के साथ स्तूपों का निर्माण क्यों और कैसे करवाया गया, समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 है आपका इसका अथवा वाला स्तूपों का निर्माण। ठीक है, तो स्तूपों का निर्माण वाला भी हम देख लेते हैं। 25 ये है, देखिए पेज नंबर 25 पे, स्तूपों का निर्माण क्यों और कैसे करवाया गया, समझाइए। तो स्तूपों का निर्माण यहाँ से आप हेडिंग लगा के लिखेंगे, तो यहाँ तक लिख लेंगे और उसके बाद आगे लिखेंगे। पूरा आपको करना है यहाँ से पूरा, फिर आपका यहाँ से होता जाएगा। ठीक है, 2 हेडिंग में आपको कर देना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18 है, कमल महल की विशेषताएं लिखिए। 19वां है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। 3 नंबर के लिए प्रश्न है ये। ठीक है, 16 से 19 तक 3 नंबर के हैं, 20 से 23 तक 4 नंबर के हैं। ठीक है, और हमने 6 से 15 तक देखे थे जो 2 नंबर के थे। ठीक है, तो 18वां क्वेश्चन है, कमल महल की विशेषता लिखनी है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, जिन्होंने नहीं देखा है मैंने पहले डाल दिया था, तो पार्ट फर्स्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर हो जाए। कमल महल की विशेषता देखिए यहाँ से हो जाएगी, हम कमल महल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासक के बारे में निम्न जानकारी देता है। तो पहला इस प्रकार से, दूसरा और तीसरा, चौथा, इसमें 4 से 5 लिखी हैं, आप कोई 4 जरूर कर लेना। ठीक है, ये सभी विशेषताएं आपकी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अथवा में है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो 18 का अथवा ये रहा। ठीक है, ये विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। ठीक है, तो ये तीनों विशेषताएं आपकी यहाँ तक हो जाती हैं, इसको कर लेना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, सहायक संधि क्या थी, इस संधि में शामिल देशी राज्य कैसे इतने शक्तिहीन हो गए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, ये 3 नंबर का है, तो इसका देख लीजिए आंसर। देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19, और ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सहायक संधि क्या थी, इस संधि में शामिल देश कैसे शक्तिहीन हो गए, तो यहाँ से इतना कर लीजिए। ठीक है, और शक्तिहीन होने की वजह भी देख लीजिए, तो ये शक्तिहीन होने की वजह हो जाएगी, तो यहाँ तक आपको कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। ठीक है, तो इन तीनों पर टिप्पणी लिखना है, और तो इसका आंसर देख लीजिए, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो ये रहा इनका आंसर। ठीक है, देखिए तात्या टोपे का आप यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। ठीक है, ये तात्या टोपे जी का लिख लेंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, ये टिप्पणी लिखना है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट भी आप कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। और आप लोग वेबसाइट को जरूर विजिट करें, वहाँ पर आपको अन्य विषयों के पेपर भी मिल जाएंगे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी का यहाँ से लिखेंगे, नाना साहेब का यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो वैसे पूरा आप देख लीजिए एक ही पेज में, यहाँ तक पूरा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 19 का अथवा वाला। अब 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषता लिखना है। महाजनपदों की विशेषता लिखनी है, तो 4 नंबर का है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, तो ये है महाजनपदों की विशेषता। देखिए ये है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के 4 ही लिखने होंगे आपको, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी विशेषता यहाँ तक हो जाएगी। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ से लिखेंगे चौथी विशेषता और 5वीं विशेषता। ठीक है, ये सभी आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें अथवा है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूल सिद्धांत लिखिए। तो अशोक के धम्म वाला देखिए ये आंसर हो जाएगा, अशोक के धम्म के मूल सिद्धांत और अशोक का धम्म क्या है। तो यहाँ से देखिए अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, तो इतना लिखेंगे यहाँ तक, और फिर आगे देखेंगे मूल सिद्धांत वगैरह, ये पूरा आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धम्म की मूल विशेषताएं, ठीक है, मूल सिद्धांत वही। ठीक है, तो ये पूरा लिखते जाएंगे, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करनी है। प्रश्न क्रमांक 21 है, 21 का
अथवा वाला है प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे। तो 21 और 22 है, ठीक है। तो 21 पहले देख लेते हैं, 21 के दोनों ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 21 को क्वेश्चन देखिए आंसर। तो 21 का देखिए मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता देख लीजिए, यहाँ से हो जाएंगी। पहली विशेषता ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, 4 आप जरूर कर लें, ठीक है। तो ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी मौर्य प्रशासन की, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इसमें पूछा है अथवा में प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे। तो प्रश्न 21 है इसका, ये मिल जाएगा हमें। देखिए यहाँ पर उच्च प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर लेते थे, तो यहाँ से देख लीजिए प्राचीन काल में राजा उच्च प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर लेते थे, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 22वां है, भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ही ये प्रश्न। और गुरु नानक देव ने समाज को क्या संदेश दिया, ठीक है। दोनों ही प्रश्न है, अथवा सहित हम देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करना है, प्रश्न क्रमांक 22 है, ये मिल जाएगा हमें। यहाँ पर देखिए ये रहा, ये है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन, ठीक है। पहला है हिंदुओं में आशा और साहस का संचार, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी, बाहरी आडंबरों में कमी, ठीक है। इस प्रकार से सभी विशेषताएं आप देख लीजिए और इसमें कोई 4 जरूर कर लें, 5 हैं 4 जरूर कर लें, तो यहाँ तक हो जाएगा। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो बस देख लेते हैं, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि आज हैप्पी न्यू ईयर यानी 1 जनवरी है, और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ लगातार, आप सबको पता है। तो ऐसी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लोग लाइक नहीं करते हैं, और कमेंट में अगले पेपर के लिए आप लिख दें जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन। गुरु नानक देव ने समाज में क्या संदेश दिया, ये भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न 22 का अथवा वाला मिल जाएगा हमें ये, ठीक है। ये रहा, गुरु नानक देव ने समाज को क्या संदेश दिया, तो इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23 है, जो कि 4 नंबर का ही है। इसमें आपको मानचित्र में दर्शाना है दिल्ली, मालाबार तट, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और साथ ही आपको दर्शाना है गंगई कुंड, चोलपुरम शिव मंदिर, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह, जगन्नाथपुरी मंदिर। तो ये सभी आपको दर्शाने हैं मानचित्र में, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23 का, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 23 में मिल जाएगा, देखिए ये रहा हमारा आंसर प्रश्न क्रमांक 23 का। देखिए मैप जरूर बनाए, क्योंकि मैप जरूर आता है, एक ना एक तो आपका कोई ना कोई जरूर हमेशा पूछा जाता है। तो वो प्रश्न क्रमांक 23 का देख लिए, दिल्ली, मालाबार तट, ये सब इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए अब दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है, मैप में यहाँ पर है दिल्ली। अरब सागर इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम में हो जाएगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी इस तरफ हो जाएगी, और मालाबार तट यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सभी बनाने हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मैप में। अब देखिए अथवा में है, अथवा वाले भी हम देख लेते हैं। अथवा में क्या पूछा है, गंगई कोंड चोलपुरम शिव मंदिर, तो ये है, देख लीजिए, ये है, देखिए इस पेज पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मैप क्लियर उतना है नहीं इसमें, फिर भी आप देख लेना, यहाँ पर है, ठीक है। ये इसमें मालाबार तट यहाँ पर है, ठीक है। और शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहाँ से, और जगन्नाथपुरी मंदिर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप पूरे मैप में बना के देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। हमने देखिए सभी प्रश्न आपके देख लिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप जा सकते हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।